5वें पेपर में यूनिट 6 से यूनिट 10 तक राज्य व्यवस्था है। 2023 में जो क्वेश्चन पेपर आया है उसमें 4 सवाल जो है राज्य व्यवस्था से उसने पूछे हैं। तो देखिए कुछ सैंपल से देखते हैं हम लोग। देखिए, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए तथा इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव प्रस्तुत कीजिए। ये 12 नंबर का सवाल है। तो इसको मैंने डायग्रामेटिक किया ही नहीं, आ नहीं पाएगा, बड़े पॉइंट पॉइंट। देखिए, पंचायती राज अधिनियम 1992 पारित किया गया, 93 में इसको लागू किया गया, 29 मदें पंचायतों को सौंपी गई। बड़ी उच्चाकांक्षाएं थी कि पूरा राम राज्य गांधी का स्वराज आ जाएगा, गांव लोकतंत्र बन जाएगा। लागू हुए ढेर सारे साल हो चुके हैं। ये सही बात है, इसने जमीनी स्तर पर ढेर सारे सकारात्मक परिवर्तन ग्रामीण समाज में प्रवेशित कराए हैं, किंतु समय के साथ इसकी कमियां भी स्पष्ट हुई हैं। यही इसके मूल्यांकन का सही समय है। आलोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब बड़ी गहराई के साथ इसके गुणों और दोषों का विश्लेषण करें। ये डिमांड है आपके क्वेश्चन। अब देखिए, यही बात प्रस्तावना में कही जा रही है कि पंचायती राज को उच्चाकांक्षाओं के साथ लागू किया गया था। निसंदेह रूप से इसने अनेक जमीनी सकारात्मक परिवर्तन ग्रामीण समाज में प्रवेशित कराए, किंतु समय के साथ इसकी अनेक कमियां भी स्पष्ट हुई हैं। अतः यही इसके मूल्यांकन का सही समय है। अब देखिए, जमीनी सकारात्मक परिवर्तन क्या इसने प्रवेशित कराए हैं। देखिए, पहला तो ये इसने ग्रामीण समाज का आर्थिक, राजनैतिक व इसने ग्रामीण समाज का आर्थिक, राजनैतिक व सामाजिक सशक्तिकरण किया है। कैसे? आर्थिक सशक्तिकरण को देखिए, जब ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, लोग वोट डालते हैं, तो वोट डालने में गांव में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी होती है? जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनैतिक रूप से निर्बल वर्ग, वोटों की संख्या उसकी सबसे ज्यादा। अब आर्थिक रूप से जब लोग वोट मांगने जाएंगे तो वो कैंडिडेट तो वो पूछते कि राशन तो मिल नहीं रहा है, तो उसका क्या होगा, हमें क्या सुविधा देंगे, गांव की जमीन पड़ी है, पट्टा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो अपना तय कर लेते हैं। जब तय कर लिए तो अधिकांश गांव में पट्टे भूमिहीनों को दे दिए गए गांव समाज की तरफ से। ये प्रभाव किसका है? इम्पैक्ट पंचायती राज का है, जमीनी स्तर के लोकतंत्र का है। पट्टे मिल चुके, राशन भी मिल रहा है। बार बार इलेक्शन हर 5 साल में होता है, तो स्थिति कुछ न कुछ तो सुधरी। जब उनको पट्टा मिल गया तो उनके पास खुद की भूमि हो गई, उस पर अपना उपज करते हैं, मजदूरी कर रहे तो मजदूरी कर रहे। तो इस तरह से क्या हुआ, उनकी जो आर्थिक स्थिति उन्नत हुई। तो गांव के जो अमीर लोग हैं और जो ये सबसे गरीब लोग थे, उन दोनों के बीच जो है दूरी कम हुई है। वो अब उस तरह से अमीरों पर उतना निर्भर नहीं है, तो अपना सशक्त अपने को महसूस करते हैं, अपने स्वतंत्र विचार पूर्व की अपेक्षा अधिक रखने लगे। ये हो गया इनका आर्थिक सशक्तिकरण। अब आइए राजनीतिक सशक्तिकरण। तो वो जो ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है, ग्राम सभा जिसमें भाग लेती है, तो वो वास्तव में क्या है, एक छोटा सा लोकतंत्र ही तो है। तो वहीं के कैंडिडेट भी होते हैं, वहीं के सपोर्टर भी होते हैं, वहीं के वोटर होते हैं, वहीं कन्वेंसिंग होती है, और मतों का जो महत्व है वो वोटर समझता है, और अपने तरह से इसे बार्गेन होता है, मोल तोल करता है कि कहाँ उसको अधिकतम लाभ होगा, कहाँ गांव का अधिकतम लाभ होगा, और उस तरह उसी स्थान पर वोट डालता है, जिससे जो लोकतांत्रिक भावना है, राजनीतिक जागरूकता है, बहुत तेजी से उसमें बढ़ती है। जब राजनीतिक जागरूकता ग्रामीण मतदाता की ग्राम सभा की इलेक्शन में बढ़ गई, तो वही बढ़ी जागरूकता लखनऊ के इलेक्शन और दिल्ली के इलेक्शन में भी काम आती है। तो इस तरह से राजनीतिक सशक्तिकरण होता है, राजनीतिक जागरूकता उसमें आने से, और राजनीतिक रूप से बेहतर संगठित होना और राजनीति से बेहतर लाभ लेना सीखते हैं। तो आर्थिक सशक्तिकरण हो गया, राजनीतिक सशक्तिकरण हो गया, और सामाजिक सशक्तिकरण। देखिए, सामाजिक रूप से कई तरह के भेदभाव हैं, केवल जाति आधारित थोड़े, लिंग आधारित भी तो भेदभाव है। तो अब जब यहाँ इलेक्शन होते हैं, समय समय पर ग्राम सभा की बैठकें होती है, तो वहाँ जो ऊंची जातियां हैं, जो निचली जातियां हैं, महिलाओं का रिजर्वेशन है,
तो महिला पुरुष सब घर से बाहर निकलते, वोट मांगे जाते हैं, दिए जाते हैं, कैंडिडेट चुने जाते हैं और फिर समय समय पर एक साथ बैठकर गांव के कल्याण और विकास के बारे में निर्णय लेते हैं। तो इस तरह से जो सामाजिक छुआछूत है, जो भेदभाव है, कुरीतियां हैं, वो समाप्त होती जा रही हैं। इससे निचली जातियों ऊंची जातियों के बीच की जो बड़ी खाई थी वो दूरी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, क्योंकि इस ग्रामीण लोकतंत्र ने निचली जातियों को सामाजिक रूप से भी सशक्त बनाया है, क्योंकि संख्या बल उनका सबसे ज्यादा है, इसलिए बुराइयां कम होती चली जा रही है। तो इसने क्या किया है, ग्रामीण समाज का जो है आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण किया है। नेक्स्ट, तृणमूल स्तर पर लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ाई है। तृणमूल, तृण माने होता घास, मूल माने होता जड़, तो घास की जड़ का स्तर, तो जमीन है, जमीन से थोड़ा सा नीचे होता है। तो सामान्य तौर पर मशीन हटाइए तो इससे ज्यादा गहरा स्तर हम जानते नहीं, ये सबसे निचला स्तर माना जाता है। तो जो लोकतंत्र है, ये स्वशासन का, पंचायती राज का, ये भी तो सबसे निचला स्तर लोकतंत्र का। उसके ऊपर जो है लखनऊ का लोकतंत्र है, उसके ऊपर दिल्ली का, ये तीसरा और सबसे न्यूनतम स्तर है। तो तृणमूल स्तर पर सबसे निचले स्तर का ये लोकतंत्र है, और यहाँ लोकतांत्रिक भागीदारी सबसे ग्राम सभा में, और जब से ये अधिनियम बनाकर संवैधानिक दर्जा दिया गया, तब से वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा। विधानसभा लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसमें 55, 60, 50% मतदान होता है, लेकिन जब ग्राम पंचायत का चुनाव होता, मतदान बढ़ के 80-90% बढ़ के हो जाता है। तो देख रहे, तब से लगातार चूंकि लोगों को इस स्थानीय स्वशासन से लाभ हो रहा है, इसीलिए लोकतंत्र में भागीदारी उनकी बढ़ती चली जा रही है। तो इस तृणमूल स्तर पर तृणमूल स्तर पर इसने लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाया है, उन्नत किया है। तो ऊपर का एरो लगा हुआ, इसके फलस्वरूप गांव में या ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास प्रोत्साहित हुए हैं। जब निर्बल वर्ग का सामाजिक सशक्तिकरण हुआ, आर्थिक सशक्तिकरण हुआ, तो सामाजिक आर्थिक विकास निश्चित तौर पर प्रोत्साहित होंगे। कैसे? अमीर तो पहले ही विकसित थे, जो गरीब लोग थे उनको ही पट्टा मिले, उनको राशन मिले, अन्य सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ हो इसी लोकतंत्र के बल पर ले पा रहे हैं। तो उनका सशक्तिकरण, जो निर्बल वर्ग था उनका बढ़ता चला जा रहा है, वो भी तो गांव के ही हिस्से। जब वो आर्थिक रूप से सशक्त होंगे तो गांव भी आर्थिक रूप से सशक्त होगा, सामाजिक बुराइयां दूर होंगी तो गांव भी सामाजिक रूप से ज्यादा एकजुट होगा और सशक्त होगा। तो यही बात कही जा रही है कि सामाजिक आर्थिक विकास गांव में प्रोत्साहित हुए। नेक्स्ट, अन्य क्या चीज हुई है, तो जब इससे ढेर सारे लाभ हो रहे हैं, तो जो निचली जातियां हैं, निम्नतम जातियां हैं, उन्होंने इसके महत्व को पहचाना। इसलिए सीमांत वर्गों से या सीमांत जातियों से राजनैतिक नेतृत्व विकसित हो रहा है, ये नई बात है। पहले ग्रामीण नेतृत्व मुख्य जमींदारों, साहूकारों के हाथ में था, जो उच्च जातियों के थे। देखिए यहाँ एक शब्द आया सीमांत वर्ग, में इसको समझा देता। एक होता समाज के मुख्य धारा, और उसका उल्टा होता है सीमांत वर्ग। कैसे? देखिए, समाज का वह वर्ग जो समाज के विकास से सबसे ज्यादा विकसित हो रहा है और समाज के विकास में सबसे ज्यादा योगदान कर रहा है, उसको मुख्य धारा। अब ये क्या है, सीमांत माने हाशिया, बस मुख्य धारा से दूर पड़ी जातियां हैं, अर्थात वे जातियां जो समाज के विकास से उतना विकसित हो नहीं पा रही है और समाज के विकास में उतना योगदान अर्पित नहीं कर पा रही, उनको सीमांत या हाशिए की जातियां, जैसे ये मुख्य धारा है, हाशिए की जातियां यहाँ हाशिए पर, यहाँ नीचे पड़ी हुई है। तो इन निचली जो जातियां हाशिए की हैं, तो इनसे नेतृत्व का उदय हो रहा है। जब इनके हाथ में नेतृत्व आएगा तो ये अपने कल्याण विकास पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाएंगी और मुख्य धारा की ओर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, जिससे सामाजिक एकीकरण होगा और आर्थिक सशक्तिकरण होगा। तो सीमांत वर्गों से नए नेतृत्व का विकास हुआ, ये इसके सकारात्मक पक्ष है। लेकिन अनेक बाधाएं भी हैं जिसके कारण ये बाधित हो रहा है और सफलताएं बड़ी धूमिल और मिश्रित हो रही हैं। देखिए क्या बाधाएं इसकी, एक तो ग्रामीण लोगों की निरक्षरता और निष्क्रियता आज भी बनी हुई है। ढेर सारे निरक्षर हैं, राजनीतिक रूप से एकदम निष्क्रिय है, वो कोई राजनीतिक बात सुनना ही नहीं चाहते, लाभ हानि की ना तो उनको इतनी तमीज है, न इच्छा है, न उनकी योग्यता है। तो ये बड़ी बात है। दूसरी चीज है जन जागरूकता की आज भी बहुत कमी है, जितना होना चाहिए उतनी नहीं हो पाई।
और निस्वार्थ नेतृत्व का अभाव दिखाई पड़ता है। जो नेता बनता है, ग्राम प्रधान बन गया, कहीं बन गया, सब लूट के अपना घर भरने के चक्कर में बना रहता है और उतना जिम्मेदारी अभी दंड वंड हो नहीं पाया है और इसलिए संसाधन लूटे जा रहे हैं। तो ये स्थिति बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट क्या है, हमारे समाज में ग्रामीण क्षेत्र में जो जातिगत निष्ठाएं हैं, जो सांप्रदायिक निष्ठाएं हैं, जो सामंतवादी निष्ठाएं वो आज भी बड़ी मजबूत है और जिसके कारण लोग अपना सामंतवादी निष्ठा के कारण अपना इच्छा के विरुद्ध मतदान कर देते हैं। जातीय निष्ठा के कारण इच्छा के विरुद्ध मतदान, श्रेष्ठ को नहीं चुनते, प्रिय को चुन लेते हैं। सांप्रदायिक निष्ठा के कारण श्रेष्ठ को वोट नहीं देते, वो प्रिय को देते हैं और जिसके कारण लोकतंत्र दिशा भटकता है। जो स्थानीय लोकतंत्र है, तो ये चीज है। यह गोले का निशान का मतलब अभाव। नेक्स्ट बात क्या है, हमारी जो पारिवारिक और सामाजिक संगठन है उसका जो ढांचा ही गैर लोकतांत्रिक है। देखिए हड़प्पा से लेके आज तक यहाँ हमारे यहाँ एक मुखिया होता है और बस जो वो कहता है सब हाथ जोड़ के वही खड़े रहते हैं, कोई विरोध नहीं करते, जैसा वो कहा बस आज्ञा पालन कर दिए। परिवार में देखिए, परिवार का मुखिया होता है और बस सब परिवार के सारे सदस्य उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं और बस जो वो कहा वो आज्ञा पालन हो जाता है। अब तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा लचीलापन आया, नहीं तो पहले तो स्थिति ये थी कि जो मुखिया था वो 2 पैर वाले लड़के का ब्याह लकड़ी लड़की से करवा देता था। किसी की औकात नहीं होती थी कि चूं कर जाए, कितनी ताकत उसमें थी। इसी तरह से दोनों अंधे लड़के का ब्याह वो 2 आंख वाली लड़की से करवा दे, वो कोई छू तक नहीं कर सकता था। अब बस इतना ही मतलब छूट या कहिए अधिकार न्यूनतम मिला है कि तभी जमाने बिल्ली की तरह कहें कि ये गलत बात है। तो ग्रामीण क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूँ तो इतना ही है, बाकी तो सब मुखिया चलती है। तो जब परिवार में इतनी तानाशाही तो समाज में होते हैं, समाज का जो मुखिया है वो हाँकता है पशु की तरह और सब हाँके जाते हैं। तो ये गैर लोकतांत्रिक पारिवारिक और सामाजिक संरचना भी इसमें सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी बाधा है। कमियां क्या, तो ये तो बाधाएं हैं समाज से आ रही। अब इसकी जो अधिनियम बनाया गया, जो शक्तियां और अधिकार दिए गए, जिस तरह इन शक्तियों और अधिकारों के उपयोग की अनुमति दी गई है इन पंचायती राज संस्थाओं को, तो उसमें अंतर्निहित कमियां भी है। कैसे देखिए, इनके पास कार्यात्मक स्वायत्तता नहीं है। कोई भी योजना बनाते हैं, ये प्रस्ताव है तो सीधे वो लागू नहीं कर सकते, ये राज्य सरकार को भेजते हैं और राज्य सरकार के पास इनके प्रस्ताव को रद्द कर दो, असीमित समय तक लटकाए रहने, दोनों का अधिकार होता है। तो कार्यात्मक स्वायत्तता ना के बराबर। इसी तरह जो प्रशासकीय स्वायत्तता, इनके पास खुद की कोई प्रशासनिक मशीनरी तो होती नहीं है। मशीनरी किसकी है? राज्य सरकार की। तो वही इनका अपना काम करती थी, जब उसका मन होता तो करती है, नहीं मन होते तो नहीं करती है, उसका कुछ नहीं कर पाते, बस रोज दौड़ते रहते हैं। तो कार्यात्मक तथा प्रशासन, इन संस्थाओं के पास कार्यात्मक और प्रशासकीय स्वायत्तता का अभाव है। नेक्स्ट बात, वित्तीय स्रोत ना के बराबर। इन्हें राज्य सरकार से अनुदान मिलता है, वही इनका लगभग वही आय स्रोत है, कोई नया स्रोत ये टैक्स वैक्स लगा के जनरेट नहीं कर पाए। सरकारें हिम्मत बांधती हैं फिर पीछे हट जाती है। नेक्स्ट बात क्या है, स्थानीय प्रशासन और इन पंचायती राज संस्थाओं का राजनीतिकरण बहुत हो गया है। तो स्थानीय जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी का स्थानीय प्रशासन हो गया। और अगर जो ग्राम प्रधान है वो विरोधी दल के प्रति निष्ठाएं रखे हुए है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं, तो इतना स्थानीय प्रशासन उसका सुनेगा। गांव में जो उस राजनीतिक निष्ठा के लोग हैं वो ग्राम प्रधान पर हावी हो जाएंगे और कोई काम नहीं करने देते, पंगु या लकवाग्रस्त बना देते पंचायत को और पंचायत समिति को, जिला समिति परिषद को, यही स्थिति है। तो ये राजनीतिकरण हुआ है। ये जो ग्राम पंचायती राज के जो पदधारक हैं, जो लोग निर्वाचित कर किए जाते हैं, इनमें ढेर सारे ऐसे लोग हैं उनके पास ट्रेनिंग नहीं है। वो काम करना चाहते हैं अपने गांव के कल्याण के लिए, लेकिन ट्रेनिंग के अभाव में उतना सक्षम नहीं होते। और जो पदधारक उत्तरदायित्व पूर्णता का अभाव, अकाउंटेबिलिटी नहीं है इनकी, थोड़ी बहुत ऑडिट हो जाती है बस हो गया, तो कागजी है मात्र। तो चाहे जितना आप लूट लीजिए, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं, इसलिए लोग डरते नहीं और जम के बेईमानी करते हैं। देखिए, जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकरण का भी अभाव है।
कैसे? देखिए कि वास्तव में ग्राम पंचायत का प्रमुख ग्राम प्रधान होता है, फिर वार्ड सदस्य होते हैं और फिर ग्राम सभा है। ग्राम सभा सबसे ताकतवर होती है, उसके बाद वार्ड सदस्य होते हैं और प्रधान उनकी सहमति से चलता है। ये तो कागजी स्थिति है जमीनी स्तर पर, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? ग्राम प्रधान सबको जेब में डाल के चलता है, ग्राम सभा का कोई मतलब नहीं, सब अपने आप कागज पर पारित होता रहता है। तो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का अपनी शक्तियों का जो ग्राम प्रधान विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट देखिए, प्रधान पद की घटनाएं। तो ये आप लोग सुने होंगे कि बीवी को प्रधान बना दिया गया, महिला सीट आ गई और वो काम सारा हस्बैंड कर रहा है, बीवी फिर अपना चूल्हे चौके में चली। और भ्रष्टाचार, ये चीजें। एक समिति बनी थी बहुत पहले, उसके अध्यक्ष थे ए गोपालन। तो उन्होंने बताया कि पंचायती राज की दो ही उपलब्धियां, एक तो हमारे गांव का इसने राजनीतिकरण किया है और ग्रामीण राजनीति का अपराधीकरण किया है। बड़ा कठोर आलोचना है इसकी, वहां तक नहीं जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने यही बताया। अब हम आते हैं निष्कर्ष पर। इस पर तो दो तरह की कमियां हैं इसकी, एक तो बाधाएं जो सामाजिक पर्यावरण के दोष है, दूसरा इसकी अंतर्निहित कमियां भी। तो इस प्रकार पंचायती राज संस्थाओं की अंतर्निहित कमियां और दोषपूर्ण सामाजिक वातावरण के कारण इसकी सफलता अर्थात पंचायती राज की सफलताएं निश्चित प्रकार की हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित जो सुझाव है वो सार्थक हो सकते हैं। अब हम सुझाव दे देंगे। सुझाव क्या होंगे कि भाई इनके लिए पर्याप्त वित्त की व्यवस्था की जानी चाहिए, वित्त पर्याप्त हो इनके पास, इनकी जो कार्यात्मक शक्तियां स्वायत्तता है, प्रशासकीय स्वायत्तता है, तो वास्तविक शक्तियां इनको सौंपी जाइए ना, कागजी शक्तियां सौंप दी गई, बाकी वास्तविक प्रशासन के पास है। राज्य सरकार के पास हो तो बेचारे असहाय हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। तो वित्तीय स्वायत्तता इनको दी जाए, पर्याप्त वित्त की व्यवस्था की जाए, इनको वास्तविक कार्यात्मक प्रशासकीय शक्तियां सौंपी जाए। इनके जो प्रतिनिधि हैं तो पंचायत प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए ताकि उनकी योग्यता बढ़े, अधिक सक्षमता से वो ग्रामीण क्षेत्र की सेवा कर सके। तो ये चीज है, यही बात फिर आई कि इनको पर्याप्त स्वायत्तता, छाया प्रतिनिधित्व को समाप्त किया जाए। यही प्रधान पति मतलब प्रतिनिधि कोई है और उसकी जगह पर छाया बनकर उस प्रतिनिधि की काम कोई कर रहा है, तो छाया प्रतिनिधित्व को समाप्त किया जाए। गांव के जो शिक्षित युवा हैं, गांव में कार्यरत जो गैर सरकारी संगठन है, उनको प्रोत्साहित किया जाए कि वो ग्राम विकास के प्रति अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं, जिससे ग्राम विकास को गति मिले। तो ये चीज है। और जमीनी स्तर पर जो लोकतांत्रिक भागीदारी है, विकेंद्रीकरण, उसको और उन्नत किया जाए। ई शासन या इलेक्ट्रॉनिक जो गवर्नेंस है, अर्थात शासन प्रणाली में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के जो उपयोग है वो पर्याप्त और अनुकूलतम स्तर पर किया जाए तो ढेर सारा ऑटोमेटिक व्यवस्था हो जाएगी। तो ये सुझाव दिए जा रहे हैं। अब हम लोग आते हैं निष्कर्ष पर। तो इस प्रकार ये जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, इसको अधिक से अधिक प्रशासकीय और आर्थिक विकेंद्रीकरण लाकर ही सफल बनाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो हमने क्या किया, प्रशासकीय और आर्थिक स्तर पर विकेंद्रीकरण किया नहीं, लोकतांत्रिक राजनीतिक विकेंद्रीकरण कर दिए। तो जो प्रशासकीय और आर्थिक विकेंद्रीकरण है, इसके अभाव में ये सफल नहीं हो पा रहा है, डगमगा। यही बात हम निष्कर्ष में दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। अब यही बात है यहाँ पर लिखी हुई है, देख रहे हैं ये। अब हमने यहाँ डायग्रामेटिक दिखा दिया, ठीक है। ये सुझाव लास्ट में निष्कर्ष नीचे शब्द लिख